एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है, अभिनंदन है एजुकेशन एकलव्य में आप लोगों का। ठीक है, ये लेक्चर 3 रिकॉर्ड हो रहा है उदारवाद के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसी में हम देखेंगे मार्क्सवाद के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पहले देख लो उदारवाद के बारे में पहले थोड़ा सा आप जान लो कि उदारवाद होता क्या है, उसके बाद इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ठीक है ना। अब उदारवाद अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश शब्द से लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, यानी लिबरलिज्म को हिंदी में जब ट्रांसलेट करोगे तो उदारवाद आता है। ठीक है ना। लिबरलिज्म शब्द लैटिन के लीबर से बना हुआ है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ स्वतंत्रता या आज़ादी होता है, यानी कि उदारवाद अंग्रेजी शब्द लिबरलिज्म, ठीक है, लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। लिबरलिज्म का लैटिन शब्द से बना है जो लीबर से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता या आज़ादी। ठीक है, उदारवाद हमेशा आज़ादी मांगते हैं, स्वतंत्रता मांगते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ पे प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के ऊपर तो बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता के लिए विचार का समर्थन करते हैं ये लोग, उदारवादी जो होते हैं। ठीक है ना, स्वतंत्रता के लिए समर्थन करेंगे। उदारवाद का प्रारंभिक साध्य स्वतंत्रता है, ओनली स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करेंगे, स्वतंत्रता ही चाहिए होता है, इन पे किसी चीज़ का प्रतिबंध नहीं चाहिए होता है। ठीक है, उदारवाद का जो दर्शन आया वो 16वीं शताब्दी के विकसित हुआ इसमें। ठीक है ना, 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के मध्य युग के पश्चात उदारवाद का जन्म हो जाता है। और 17वीं से 19वीं शताब्दी का उदारवाद में पश्चिमी जो यूरोपीय रहा है, अमेरिका के लोगों के जीवन को दार्शनिक प्रभाव रहा इस पे पड़ा। उदारवाद में और क्या आता है कि जो मध्य वर्ग और सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को दर्शाता है। ठीक है ना, इसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं को दर्शाता है। उदारवाद का उदय एक तरह से सामंतवाद के पतन के बाद हुआ, यानी सामंतवाद जब वो खत्म हुआ तब जाके उदारवाद का जन्म होता है। मतलब धीरे धीरे सामंतवाद खत्म हो रहा था तो उदारवाद का उदय हो जा रहा था। ठीक है, ये उदारवाद का जो ठीक, उदारवाद का एक नारा था इनका। ठीक है ना, स्वतंत्रता प्रत्येक प्रकार की सत्ता से, मतलब आप राजनीति की सत्ता हो, सामाजिक सत्ता हो, पॉलिटिक सत्ता हो, ठीक है ना, किसी भी तरीके से कोई तानाशाही राजतंत्र हो, प्रदार सत्ता हो, कोई भी सत्ता से, हर प्रकार की सत्ता से वो स्वतंत्रता चाहते थे। स्वतंत्रता जो मनमानेपन का संकेत है। ठीक है, ऐसी स्वतंत्रता की मांग की जो व्यक्ति को आपको विवेकशील प्राणी होने के नाते उसमें निहित समर्थ और अनुकूल के साथ विकास की सहायता करते हो, ऐसी स्वतंत्रता ये चाहते थे ये लोग। उदारवादी लोग जो होते थे वो क्या करते थे, उदारवाद ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, यानी चाहे वो बौद्धिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, संस्कृति हो, आर्थिक हो आदि में स्वतंत्रता की मांग कर रखी है। ठीक है, उदारवाद आप तो समझ चुके हैं कि वो स्वतंत्रता की मांग करे, उदारवाद का अर्थ भी आपने समझ लिया। ठीक है, अब आते हैं इसका इंट्रोडक्शन देख लो। अब आपको उदारवाद मोटा मोटा थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि उदारवाद क्या करना चाहता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लो। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अब उदारवाद क्या कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में उदारवादी सिद्धांत का विशेष महत्व रहा है। उदारवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवादी सिद्धांत से भिन्न विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी जो यथार्थवादी वो शक्ति मांगते हैं ना, पावर पावर क्या करते रहते हैं यथार्थवादी, लेकिन उदारवादी क्या करते हैं, आज़ादी आज़ादी आज़ादी, स्वतंत्रता दो, हर प्रकार की स्वतंत्रता की मांग करते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जीवन की सारी स्वतंत्रता पे, यानी किसी चीज़ का भी प्रतिबंध नहीं करते हैं। ठीक है, उदारवादियों के अनुसार मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होता है। उदारवादियों के अनुसार समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। ठीक है, राज्य, समाज और अन्य संस्थाएं व्यक्ति के कल्याण के साधन मात्र होते हैं, इसलिए समस्त राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व शांति में उदारवादियों का पूर्व विश्वास है कि उदारवाद केवल एक राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए भी आदर्श प्रस्तुत करता है। लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार उदारवाद का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है कि यह जनता के मूल आधार और लोकप्रिय संप्रदाय की धारणा को विश्वास करता है। ठीक है, वो चाहता है कि लोकतांत्रिक सरकार हो, डेमोक्रेसी हो, तब उदारवाद को अच्छे से चलाया जा सकता है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन पर उदारवाद का विकास।
ठीक है। अब विकास पढ़ने से पहले आप ये उदारवाद थोड़ा सा जान लो कि भाई सामाजिक उदारवाद में क्या होता है, सामाजिक स्वतंत्रता चाहते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े से 2-3 अक्षर जान लो, सामाजिक उदारवाद किसे कहते हैं, ताकि आगे आपको समझ आए। सामाजिक उदारवाद में वो लोग आते हैं, मतलब इस चीज़ का अध्ययन होता है कि मनुष्य को धर्म नैतिकता के समर्थन में स्वतंत्रता प्राप्त हो, यानी व्यक्ति अपने कार्यों में अपनी इच्छा अपनी चेतना बंधित होकर ना होकर धर्मधाता और नैतिक बंधन से धार्मिक कट्टरता विरोध और धार्मिक स्वतंत्रता पे बल दे, यानी धर्म से स्वतंत्रता चाहते हैं कि भाई मेरे किसी भी धर्म पे कोई चीज़ किसी का भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, मैं पूर्ण रूप से अपने धर्म को मनाऊंगा और मानूंगा। समाज को प्राकृतिक ना समझकर एक कृत्रिम संस्था मानते, मतलब ये सरकार को नेचर नहीं समझते, प्रकृति नहीं समझते, एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। समाज को साधन और व्यक्तियों को साध्य समझा जाता है। समाज निर्माण का उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति हित है और व्यक्ति के हित के लिए समाज का ही हित संभव होता है ना, व्यक्ति जो हित होगा व्यक्ति का, वही समाज का हित होगा। राजनीतिक क्षेत्र में जो उदारवाद है इसमें वो भी समझ लो आप, उसके बाद आर्थिक का भी, तब आगे क्वेश्चन आपको कराता हूँ मैं। राजनीतिक क्षेत्र में क्या है, शक्तियों के पृथक सिद्धांत, स्वतंत्रता का निष्पक्ष चुनाव के समर्थन किया है इन्होंने। सार्वभौमिक वैसा मताधिकार, प्रेस तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, क्योंकि ये पूरे शुरू से ही स्वतंत्रता चाहते हैं कि भाई हम उदारवादी हैं, हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए, हमें किसी चीज़ का प्रतिबंध नहीं चाहिए, ठीक है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और विचारों के व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं लोग। राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, कानून का आधार विवेक और इतिहास, सीमित सरकार सर्वोत्तम होती है इनके लिए, सीमित जो गवर्नमेंट होती है, सीमित गवर्नमेंट, सीमित सरकार वो अच्छा है। और ये राज्य को इसलिए बुराई मानते हैं क्योंकि राज्य कानून बनाता है और कानून लोगों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं, इसलिए राज्य को बहुत बेकार मानते हैं। आर्थिक संदर्भ में उदारवाद क्या क्या कहता है, ठीक है। आर्थिक संदर्भ में एक ऐसे ही है, ठीक है, मैं फिर यहाँ से शुरू करूँगा आपको। आर्थिक संदर्भ में उदारवाद, इसमें एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो को आप देखोगे, ठीक है। आर्थिक में आर्थिक जीवन में स्वतंत्र व्यापार की मांगते हैं कि भाई आर्थिक जीवन में स्वतंत्र व्यापार करने दो, ठीक है। मुक्त व्यापार करो और उत्पादन की स्वतंत्रता का पक्षधर हो। लाइसेंस प्रणाली और सरकार को हस्तक्षेप और आयात पर लगे प्रतिबंध का विरोध करते हैं, मतलब ये लाइसेंस प्रणाली, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यापार कर लो, ठीक है ना। सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी उसमें, ठीक है। सरकार का हस्तक्षेप की भाई निंदा करते हैं लोग। आयात निर्यात पे जो टैक्स लगता है, यानी प्रतिनिधियों का विरोध कर उसका भाई विरोध करते हैं, भाई टैक्स नहीं लगना चाहिए। व्यक्ति अपनी मर्जी से प्रत्येक साधनों का प्रयोग करेगा, आर्थिक लाभ कमा लेगा इसमें, ठीक है। एडम स्मिथ राज्य की गतिविधियों को केवल व्यक्ति की संपत्ति स्वतंत्रता और जन कार्यों तक ही सीमित रखना चाहती हैं, ठीक है ना। यानी आर्थिक मामलों में राज्य का कोई दखल अंदाजी नहीं चाहते, मतलब राज्य बिल्कुल दूर रहे, कोई आर्थिक मामले में कोई राज्य का महत्व नहीं। स्वतंत्र बाजार चाहते हैं, ठीक है। बाजारू समाज, निजी संपत्ति का प्राकृतिक आंदोलन का समर्थन करते हैं। उदारवाद संवादित और प्रतिनिधियों को समाज और स्वतंत्र बाजार आर्थिक स्वच्छता में विश्वास करते हैं लोग, ठीक है। और उसके बाद उदारवादी एक नए विज्ञान में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन में क्लासिकल अभिव्यक्ति प्राप्त की हस्तक्षेप की नीति, यानी हस्तक्षेप की नीति, यानी व्यक्तिगत का समर्थन किया है। निजी संपत्ति के अधिकार को मान्यता देते हैं ये लोग, ठीक है। ये आप समझ चुके हैं कि ये ऐसे ऐसे क्या चाहते हैं, पूरी तरह हर फील्ड में ये स्वतंत्रता चाहते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अध्ययन पर उदारवादी के क्या सिद्धांत रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए उदारवादी सिद्धांत का उद्भव 17वीं शताब्दी उदारवादी विचारधारा के साथ हुआ, ये जो कि मैंने पहले भी बोल चुका है। इसमें ग्रेसियान और जॉन लॉक उदारवाद के क्रमबद्ध दर्शन की शुरुआत, यानी जॉन लॉक को उदारवाद का आत्मा कहा जाता है या जनक कह सकते हो आप, ठीक है ना, पिता भी कह सकते हो, क्योंकि उदारवाद ही सबसे ट्रेंड में जब आया, जब ये जॉन लॉक ने ही शुरू किया, ठीक है ना। लॉक को उदारवाद का आत्मा कहा जा। राजनीतिक दृष्टिकोण से उदारवाद एक विशाल आंदोलन था जिसका प्रमुख यूरोपीय पश्चिम देशों अमेरिका पे पड़ा, लेकिन इसका सबसे स्थापित वे ब्रिटिश में पड़ा। उदारवाद के अनुसार राज्य का प्राथमिक दायित्व है समस्त आवश्यक हितों की रक्षा करना है तथा उन अवस्थाओं और माध्यमों की रक्षा करना है जिसके हितों का संघर्ष कम और बल प्रयोग के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। इनका मानना है कि जो शासन है कुछ निश्चित कानून और संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करना पड़ता है, यानी कार्यपालिका कानून की सीमाओं में रहते हुए आपके विवेक और कार्य करती है।
इसमें आदेश अथवा स्वैच्छिक शक्ति को भी प्रभाव नहीं होता। इसी कारण उदारवादी शासन के बारे में कहा जाता है कि शक्ति पर नहीं बल्कि इच्छा पर आधारित होती है, स्वतंत्रता पर आधारित होती है। अब आता है उदारवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों उदारवाद सिद्धांत की जो विभिन्न मान्यताएं हैं क्या हैं, ठीक है, मान्यताएं क्या हैं इसमें, ये किसी भी फील्ड में याद रखना, इसमें स्वतंत्रता हर फील्ड में इन्होंने मांगी है। कोई भी फील्ड आए इसमें एग्जाम में, ठीक है, सब में स्वतंत्रता याद रखना। उदारवादी भी स्वतंत्रता मांगते हैं हर फील्ड में, ठीक है। व्यक्तिवाद, उदारवाद व्यक्तिवाद पे जोर देते हैं, ठीक है, मनुष्य पे, व्यक्ति पे जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो उदाहरण एक व्यक्ति के सर्वोच्च विकास के लिए प्रयास करता है। यानी उदारवादियों का यह मानना है कि व्यक्ति का अपना आत्महित होता है, ठीक है, आत्मसम्मान होता है, सेल्फ होता है। स्वतंत्रता संपत्ति के अधिकार और मुक्त व्यापार के सिद्धांतों पर अपने हितों का प्राप्ति निर्धारित करती है। इनका मानना है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को ध्यान में रखकर कार्य करे तो इस दौरान ये सामाजिक हितों में अपना योगदान दे सकता है। और ये योगदान कैसे दे सकते हैं? जब वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा होता है। स्वतंत्रता देख लो इसमें, ठीक है, स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वतंत्रता का उदारवाद का आधार है कि भाई व्यक्ति की हर प्रकार में स्वतंत्रता मांगते हैं। उनका मानना है कि स्वतंत्रता की उपस्थिति में मानव अपने वांछित उद्देश्यों को सर्वोच्च संभावनाओं को प्राप्त कर सकता है। प्रगति और वृद्धि के अवस्था के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने श्रम को स्वतंत्रता पूर्व बेच सके और वहीं उस दौरान राज्य को अनिवार्य तौर से सीमित भूमिका निभानी चाहिए ना। राज्य कोई मतलब कानून ना बना, टैक्स उस ना ले भाई, अपनी स्वतंत्रता अपना काम करे, श्रम को बेचे, जो सामान बनाया है इतनी मेहनत से उसे बेचे, बाजार में स्वतंत्र रहे, हर प्रकार फील्ड में स्वतंत्रता चाहते हैं। संपत्ति के अधिकार में अब ये क्या कहते हैं कि उदारवादी निजीकरण और बाजार के उदारवादी का समर्थन करते हैं। यानी कि जो उदारवादी वो निजीकरण और बाजार उदारवादी का समर्थन, मतलब निजीकरण का समर्थन करते हैं कि पर्सनल भाई गवर्नमेंट इसमें कोई भूमिका ना निभाए, ना टैक्स लगाए, ना कर ले, ठीक है ना, कोई ना नीति ने बताए, राज्य कोई ऐसे कानून ना बना दे जो स्वतंत्रता पर या बाजार निजीकरण पे प्रभाव डाले, ठीक है ना। स्वतंत्र बाजार की बात करते हैं। संपत्ति की, खुद की इनकी संपत्ति की बात करते हैं कि भाई हर व्यक्ति की खुद की संपत्ति होनी चाहिए, सरकार इसमें वो ज़्यादा दिक्कत ना करे, ठीक है। संपत्ति का स्वामित्व और अन्य उत्पादन क्रिया उत्पादन एवं वृद्धि के प्रेरित करती हैं। ये उल्लेख करना भी है कि महत्वपूर्ण है कि जब राज्यों को निजी संपत्तियों में अतिक्रमण करने के रोका दिया जाता है तो इस दौरान स्वतंत्रता का कुछ स्तर देखने को मिलता है, ठीक है। राज्य इनकी संपत्ति पर हस्तक्षेप ना करे, जितनी कमाना है कमा लेने दो। कानून का शासन, यानी स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का सर्वोच्च संभावित प्रयोग करने के लिए ये आवश्यक है कि राज्य उनकी रक्षा करे। यानी स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों के सर्वोच्च संभावित प्रयोग, जितना प्रयोग कर सकते हैं उसके लिए प्रयोग कहीं रुके ना, ठीक है ना, स्वतंत्रता कहीं रुके ना, उसके लिए कानून बनाए और राज्य उसकी रक्षा करे, ठीक है। सभी कानून के समक्ष समान हो। राज्य के द्वारा स्थापित किए गए कानून व्यवस्था का दूसरा कार्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों द्वारा अनुबंधों का सम्मान किया जाए, लोगों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित किया जाए, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और बाजार को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक स्थिरता प्रदान की जाए। बेहतरीन समष्टि आर्थिक नीतियों को लोगों को उत्पादन पूंजीवाद बढ़ाने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराया जाए। मतलब बेहतर समष्टि आर्थिक नीतियाँ लोगों के क्या उत्पादन और पूंजी बढ़ाने के लिए क्या करना जाए, अवसर लिया जाए, स्टेट लाए, गवर्नमेंट लाए, अवसर दे इन्हें कि और बढ़ाओ, ठीक है। अब तार्किकतावाद, उदारवाद का मुख्य विषय है ये। उपयोगितावाद के सिद्धांत यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की प्राप्ति पर आधारित है। इस सिद्धांत का मानना है कि व्यक्ति तभी सहयोग करता है जब उसे अकेले काम करने के बजाय सहयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। जब भी व्यक्ति, तो हाँ बिल्कुल बात सही है, जब सहयोग से भाई काम सभी से प्राप्त होंगे तभी तो सहयोग करेगा वो। मानव एक तार्किक प्राणी है क्योंकि वह कोई भी कार्य करने से पहले उसकी हानि लाभ जरूर देखेगा। मतलब मनुष्य, आप देखते हो ना कोई सामान खरीदने से, अगर मैं इसको खरीदूँ क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, आप ये देखते हो ना। तो ये वही बात कही गई है। उपयोगितावादी सिद्धांत से संबंधित जो मानते हैं कि व्यक्ति उस तरह के कार्य करते हैं जो उसके लिए हितों को बढ़ाया जाए, ठीक है। मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार और मुक्त बाजार की बात करते हैं लोग, ठीक है ना। फ्री ट्रेड और फ्री मार्केट की बात करते हैं।
इनकी मान्यता है कि जब राज्य के विनिमय के बाजार मुक्त होते हैं तो इसमें उदारवादी मूल्य बेहतर तरीके से कायम होते हैं। यानी कोई भी अपने चुनाव के स्वतंत्रता का प्रयोग और अपने विकास के सर्वोच्च स्तर को भी तभी प्राप्त कर सकता है जब बाजार स्वतंत्र हो पूरी तरह से। एक विनिमय बाजार व्यक्ति के चुनाव पर रोक लगाता है, जिसमें यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति के स्वतंत्रता में रुकावट आ रही है। हालांकि नव उदारवादियों ने राज्य को सीमित भूमिका के विचार में परिवर्तन कर दिया है क्योंकि ये न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था में समानता और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक मजबूत राज्य नीतियों का समर्थन कर रहे होते हैं। ठीक है। और सहयोग क्या है? उदारवादियों को मानना है कि जब लोग हितों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो इस दौरान उनके बीच हितों के संदर्भ में सामंजस्य हो जाता है। वे मानव स्वभाव के संदर्भ में आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। ठीक है। आदावासी मतलब लड़ाई झगड़ा मत करो, स्वतंत्रता अपनी लो और अच्छे से अपना कमाओ खाओ। समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे। ठीक है। संस्थाओं के द्वारा भी एक तरह के सहकारी व्यवहार में मदद मिलती है। अनिवार्य तौर से उदारवादी मानते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम यानी जो बहुराष्ट्रीय निगम है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक और अन्य अंतर सरकारी संगठन जैसे गैर राज्यकर्ताओं का महत्व काफ़ी बढ़ा है, जो कि राज्यों में प्रतिबंधित करती है। मतलब राज्य मार्केट को, उदारवाद को प्रतिबंध कर रही है, राज्य को प्रतिबंध कर रही है। जब वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य केवल एक मात्र अभिकर्ता नहीं रह गया है, मतलब और भी लोग आ गए हैं जो रुकावट पैदा कर रहे हैं। ये निष्कर्ष लिख सकते हैं आप। उदारवाद स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र का समर्थन करने वाली अवधारणा है, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोपरि विकास होता है। बिल्कुल सही बात है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि व्यक्ति के लिए भाई स्वतंत्रता चाहता है, किसमें? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सब में। ठीक है। उदारवादी परिवर्तन और प्रगति का संदेश देता है, मतलब चेंजेस लाने चाहिए इसमें। उदारवादी हिंसा और क्रांति के स्थान पर क्रमिक परिवर्तन में विश्वास करता है, मतलब धीरे धीरे चेंज, कड़ी चेंज करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में इसकी गहरी आस्था है। उदारवाद ने विभिन्न राष्ट्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। इसमें धर्म और राजनीति को पृथक करके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और विचारों को प्रोत्साहित दिया है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है ना, मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है। नौ मार्क्सवाद भी कम आता है, उसको मैं बाद में पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर मार्क्सवाद सिद्धांत, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो आप। ठीक है ना। मार्क्सवादी सिद्धांत पर निबंध लिखने को कह रहा है ये। मार्क्सवाद एक व्यापक और प्रभावशाली विचारधारा है जो समाजवाद और साम्यवाद के मूल सिद्धांतों पर आधारित होती है। यानी मार्क्सवाद क्या है? एक व्यापक और प्रभावशाली विचारधारा है जो समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स ने विकसित किया और इसका प्रभाव विश्व में व्यापक रूप से महसूस होता है। मार्क्सवाद का मुख्य लक्ष्य अधिकार और समानता की, समाजवादी समृद्धि की प्राप्ति, यानी मजदूरों की इंसाफ, मजदूरी सही समय पे, शोषणता के विरोध किया। इसमें मार्क्सवादियों ने मजदूरों को इंसाफ दिलाने की बात की है, उनका अधिकार, उनका सम्मान दिलाना चाहता है। समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है? मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय में वैश्विक स्तर पर वर्ग संघर्ष के प्रतिरूप को देखते हैं, यानी जो ये इंटरनेशनल लेवल पे मजदूरों को देखते हैं, यानी वैश्विक ग्लोबलाइजेशन के तौर पे, वैश्वीकरण में, वैश्विक स्तर पे। ठीक है ना। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्तर पर देखना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखना चाहते हैं कि जो वर्ग संघर्ष है वहाँ कैसा, उसका रूप कैसा चल रहा है। ठीक है ना। इसमें पूंजीवाद देश, यानी जो पूंजीवादी देश है जैसे कि अमेरिका देश है, गरीब देशों का शोषण करते हैं। अब जैसे पाकिस्तान का मान लो, और भी बहुत से स्टेट हैं जो गरीब उसका शोषण करते हैं और अपने हाथों की सुरक्षा के लिए, अपने स्वार्थों की सुरक्षा के लिए युद्ध तथा साम्राज्यवादी की नीतियों को अपनाते हैं। मतलब अपने स्वार्थ के लिए अगर देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के पास कोई खजाना वजाना है, ईंधन है, काम का है, उसको बेवकूफ़ बनाओ या डराओ धमकाओ, युद्ध की धमकी दो कि साले मार दूंगा तुझे, मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बम फोड़ दूंगा। ठीक है। या तो साम्राज्यवाद नीतियों को अपना के उस पर कब्जा कर लो। बहुत से देश हैं ऐसे करते हैं। ठीक है। इस समस्या का एक समाधान है, विश्व में सभी मजदूर जिनका कोई देश नहीं होता, वो केवल अपने वर्ग के संबंधित होते हैं, संगठित हों और पूंजीवाद तथा अपने संबंधित सभी बुराइयों को उखाड़ कर फेंक दें। मतलब
मार्क्सवादी ये कहता है कि भाई जो भी हो, जिनका कोई देश नहीं हो, संगठित हो, आप मजदूर हो, सभी संगठित हो, अब पूंजीपतियों जो पूंजीपति है वो पूंजीवाद है, उस व्यवस्था और बुराई को उखाड़ के फेंक दो पूरी तरह। इस मार्क्सवादी दृष्टिकोण का तत्कालीन उद्देश्य है कि पूंजीवाद को उखाड़ कर फेंकना, और अंतिम उद्देश्य है, मतलब पूंजीवाद को तत्कालीन उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य यही है कि भाई पूंजीवाद को उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि ये शोषण कर रहा है, ठीक है ना, लोगों की मजदूरी से नहीं दे रहा, काम तो करा रहा है, ठीक है ना, अत्याचार कर रहा है लोगों के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवादी समुदाय का निर्माण करना, जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था की बुराई, शोषण, विस्तारवाद, असमानता, युद्ध ना हो। मतलब वो मार्क्सवादी कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर साम्यवादी समुदाय का विकास करो, ठीक है, जिसमें क्या नहीं होना चाहिए भाई, शोषण नहीं हो, जिसमें विस्तारवाद ना हो, असमानता ना हो, युद्ध ना हो, मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ ना हो उसमें, ठीक है ना, भेदभाव किसी के साथ ना किया जाए, विस्तारवाद ना किया जाए, ठीक है ना, ऐसे साम्यवादी समुदाय का विकास करो, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी तथा उदारवादी सिद्धांत यथापूर्व स्थिरतावादी हैं। यह मार्क्सवादी दृष्टिकोण परिवर्तनवादी हैं, जिनमें सबसे अधिक बल परिवर्तन पर देखा जाता है। यानी अपनी पूंजीपति क्या करते हैं, अपने बल के हिसाब से, ठीक है ना, अपनी पैसे के दौलत के हिसाब से क्या करते हैं, मजदूरों पे क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, शोषण करते हैं, काम कराएंगे पूरे दिन और दिहाड़ी देंगे आधे दिन, ठीक है ना। उसके बाद ये आगे लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति मार्क्सवादी विचार उसमें राष्ट्रवादी नीतियों के प्रति विचारों से मिलता है, ठीक है। जिस प्रकार प्रत्येक राज्य के अंदर अमीर और गरीब दो वर्ग के बीच संघर्ष चल रहा होता, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूंजीवाद राज्यों और पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा शोषित गरीब और पिछड़े हुए राज्यों में संघर्ष चलता। मतलब कहने का मतलब है कि जिस तरह अमीर और गरीब में संघर्ष चल रहा होता है ना, उसी तरह जो कैपिटल, जो पूंजीवादी राज्य जिनमें बहुत पैसा है, अंधाधुंध पैसा है, और दूसरी तरफ जो हैं कौन, गरीब बेचारे देश, शोषण, ठीक है, ऐसे देशों, इनके बीच में संघर्ष चल रहा होता है। क्या करता है अमीर क्या करेगा, गरीब को लेगा, उसी तरह मतलब गरीब का शोषण करेगा, क्या करेगा, उस पर काम कराएगा, ठीक है, पैसे कम देगा, मजदूरी कराते रहेगा, दबाव में रखेगा, कभी पैसे नहीं देगा। उसी तरह क्या करेगा कि जो बड़े देश होंगे पूंजीपति, वो गरीब देशों के भी क्या करेंगे, उसके साधन तो इस्तेमाल करेंगे पर उसे उतना मूल्य नहीं देंगे। जो प्रॉफिट होगा ना, वो सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में होगा, पूंजीपति वाले देश के हाथ में होगा, इंटरनेशनल पे देखोगे तो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विस्तारवाद और युद्ध के द्वारा अमीर और राज्य गरीब राज्यों को शोषण करते हैं, ठीक है ना। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या हो गया कि जो अमीर राष्ट्र होगा वो गरीब राष्ट्र पे भाई बोलेगा युद्ध करवा दूंगा तेरे इधर, सब मर जाएंगे, इसलिए मान जा मेरी बात, ऐसे कर देंगे, ठीक है, और उसका शोषण दूर कर देंगे, उसके साधन चुराने लग जाएंगे। इस दृष्टिकोण के अनुसार विश्व में समाजवाद की स्थापना के बाद शोषण का अंत हो जाएगा। यानी समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं ये कि समाजवाद आएगा जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो शोषण का अपने आप खत्म हो जाएगी। आंतरिक शोषकों के विरोध में मजदूर संघर्ष राज्यों में सामंतवाद लाएंगे, और आगे चलकर समस्त राज्यों और साम्राज्यवादी शक्ति एकजुट होकर विश्व स्तरीय पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेगी। यानी विश्व लेवल पे, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, यानी नेशनल लेवल पे है, उसको क्या करेगी, मजदूर क्या करेंगे, उखाड़ फेंकेंगे पूंजीपति, ठीक है। अब मार्क्स के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है जिसमें घटनाएं तथा वस्तुएं एक दूसरे से संबंध हैं, ठीक है। अतः सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल होते रहते हैं। इन परिवर्तनों का कारण भौतिक परिस्थितियां और भौगोलिक परिस्थितियों से मार्क्सवाद का अभिप्राय आर्थिक संबंधों से है। मतलब कहने का मतलब है कि जो मनुष्य है, जो भौतिक जगत है, मतलब ये पूरा विश्व है, इसमें परिवर्तन इसलिए होते हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति बदलती रहती है, ठीक है ना, पैसा बदलता रहता है, मजदूर आते नए बनते रहते हैं, ठीक है ना। आज देखा मान लो किसी देश में अच्छा साधन है, दूसरे में भी साधन है, तो पहले देश को क्या करेगा, एक पूंजीपति हायर कर लेगा, जब इसमें साधन खत्म हो जाएगा तो दूसरे को हायर कर लेगा, वो पहले को छोड़ देगा, ठीक। मार्क्सवादी संघर्ष को समाजवादी परिवर्तन का माध्यम मानते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक की लिखी हुई पुस्तक है ये, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो
कि रचयिताओं ने ये सिद्धांत साफ साफ निरूपित किया कि वर्ग आधारित विग्रहपूर्ण समाज में विकास को प्रेरित शक्ति वर्ग संघर्ष से ही होती है। मतलब वो जो समाज बटा होता है वर्ग के आधार पर, ठीक है ना, उसमें कैसे समाज को विकास किया जाता है, वो शक्ति के संघर्ष से होता है, उन पर काबू किया जाता है। अभी तक अभिपूर्व समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ठीक है, क्यों वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? कि पूंजीपति वर्ग क्या करता है, दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति वर्ग और निम्न वर्ग या किसान वर्ग आप कह सकते हो, या मजदूर वर्ग कह सकते हो। पूंजीपति वर्ग क्या करते हैं? शोषण करते हैं किनका? किसान वर्ग का, मजदूर वर्ग का। ठीक है, इसलिए वर्ग रहा है, अभी तक संघर्ष रहा है इतिहास, और अभी भी होता है ऐसा। पूंजीवादी युग में दो वर्ग होते हैं, यानी पूंजीपति या बुजुर्ग या श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग। ये देख लो, ये मैंने देखो ऊपर बताया, यहाँ भी लिखा हुआ है। पूंजीवादी समाज का सबसे उत्पीड़ित वर्ग होने के साथ साथ सर्वहारा सर्वाधिक क्रांतिकारी वर्ग भी होता है। मजदूर वर्ग का संघर्ष क्रांति का रूप लेता है, जिसमें सर्वहारा वर्ग या बुजुर्ग वर्ग को वर्चू या सत्ता से हटाया हुआ कर अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा, यानी पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेगा और अपनी सत्ता स्थापित कर लेगा। ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समाज भी अमीर और गरीब अथवा विकास और विकासशील राज्यों में विभक्त होता है। यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या कहता है कि जो समाज है वो अमीर और गरीबों में भी जिस तरह होता है, वैसे ही विकासशील देश और विकसित देश, यानी विकसित देश और विकासशील देश या राज्यों में विभक्त होते हैं, बटे होते हैं। कोई अमीर होगा, कोई गरीब राज्य होगा, स्टेट होगा। ठीक है, कोई अमीर, जैसे कि अमेरिका सबसे अमीर है, रूस अमीर है, ठीक है, चाइना अमीर है, उससे फिर गरीब भी तो कोई ना कोई होगा ही। ठीक है, ऐसे ही उस लेवल पे भी होता है। अमीर देश वह है जो विकसित और शक्तिशाली होता है। अमीर देश कौन होगा? जो विकसित होगा, जिस पे साधन होंगे बहुत सारे, शक्तिशाली होगा, उस पर हथियार होंगे, जनसंख्या होगी, उस पर बढ़िया सा नीतियाँ होंगी, उनका आर्थिक शक्ति पर एकाधिकार होगा। ठीक है ना, इकोनॉमिकल पावर होगी उनके पास। इसके विपरीत क्या है? गरीब देश वो कौन होंगे? जिसमें पिछड़े वर्ग होंगे, अविकसित होंगे। ठीक है ना, जो बुजुर्गों राज्यों द्वारा शोषित किए गए होंगे वो लोग होंगे, भूखमरी होगी उनमें, ससुरों में, आधे में। पूंजीवादी देश आपसी कलह के संघर्षों में लगे रहते हैं। मतलब आपसी में पूंजीवादी देश लड़ते रहते हैं कि मैं सबसे पावरफुल रहूँगा, मैं सबसे पावरफुल रहूँगा। लेकिन गरीब तथा विकासशील देश पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एकजुट हो जाते हैं। मतलब अगर किसी गरीब का खून चूसना होगा ना इन्हें, तो एक हो जाएंगे ससुरों, वैसे आपस में कितना भी लड़ लेंगे ये। आर्थिक शक्ति की सर्वोच्च परिकता का तर्क परिणाम आर्थिक संयुक्त वर्ग का प्रभुत्व अवस्था होना है। यह राजनीतिक शक्ति का गौणता का सूचक है। इतिहास की भौतिक व्याख्या क्या है? मार्क्स ने दी है। मार्क्सवाद इस विचार का समर्थक है कि सभी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संबंधों का निर्धारण भौतिक तत्व से होते हैं। यानी राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या भौतिक उत्पादन शक्ति की प्रक्रिया के ऐतिहासिक विकास के रूप में कर सकता है। भौतिक व्याख्या तथा वर्ग संरचना निश्चित समय से जो कुछ पैदा करते हैं वही राजनीति है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति और माँ को निर्धारित करते हैं। ठीक है, वर्ग संघर्ष। ठीक है, वर्ग संघर्ष होता है दो आर्थिक वर्गों के बीच। वर्ग संघर्ष ऐतिहासिक तथा श्राद्ध सत्य है। प्रत्येक समाज दो वर्गों में विभक्त होता है, अमीर और गरीब। ठीक है, अमीर जिनके पास साधन होगा, जो शोषक हैं, यानी जो शोषक हैं, जो अत्याचारी हैं, ठीक है, उन पे साधन होगा। इस वर्ग के पास उत्पादन के साधन पैसा होता है, जिसका प्रयोग वे लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति में करते हैं, लोभ कमाने के लिए करते हैं। और गरीब कौन होगा? जो धनहीन होगा, जिसके पास कोई धन नहीं होगा, गरीब होगा ना, पैसा ही नहीं है तो गरीब ही बंदा। और मजदूरों वर्ग हैं, यानी ये मजदूरी करके बेचारे पेट पालेंगे और वही होंगे। जिसका शोषण होता है, मतलब जिसका शोषण कौन करता है? अमीर वर्ग ही तो कर रहा है। ये वर्ग पसीना बहाते हैं फिर भी अमीरों द्वारा शोषित होते हैं। अब भाई दिन भर मजदूरी करेगा, शाम को मजदूरी नहीं मिली तो शोषित ही हुआ बेचारे, खाना कैसे चलेगा घर। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समाज में भी अमीर और गरीब राज्यों के बीच विभाजित होता है। यानी कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी यही होता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि वो समाज में होता है जो अमीर और गरीब राज्यों में विभक्त होता है, देशों में विभक्त होता है। कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा। ठीक है, अमीर यानी पूंजीपति या बुजुर्गा देश वह है जो विकासशील और शक्तिशाली राज्य है, इनका आर्थिक शक्ति भी एकाधिकार है, मतलब इकोनॉमिक्स पे एकाधिकार है। ठीक है ना, इसलिए इन राज्यों के पास विश्व स्तर पर राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। इसके विपरीत गरीब राज्य वह हैं जो पद दलित हैं
अविकसित हैं, बुजुर्गों राज्यों द्वारा शोषित किए गए हैं, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय समाज में अमीर राज्य प्रभुत्वशाली और प्रभावी होते हैं, जबकि गरीब राज्य इनके दबाव में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये विभाजन साम्राज्यवादी बुजुर्गों और राज्यों द्वारा साम्राज्यवादी राज्यों के बीच होता है। तीसरा, दुनिया के साम्यवादी राज्य समांत में समाजवादी वर्ग में संबंधित होते हैं, क्योंकि वे साम्राज्यवादी बुजुर्गवाद देशों के साथ शोषित और शिकार हो रहे होते हैं कि भाई साम्राज्यवाद के अंडर में रहते हैं वो, ठीक है। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद तथा साम्राज्यवादी संघर्ष क्या रहे हैं। साम्राज्यवादी बुजुर्गवाद देश अपनी कलह और संघर्ष में लगे रहते हैं, मतलब आपस में ही लड़ने में लगते हैं, लेकिन गरीब और विकासशील देशों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एकजुट हो जाएंगे। ससुरे आपस में मरेंगे, लेकिन ये गरीबों को सताने के लिए एकजुट हो जाएंगे। वह इस अवस्था को जो उनके लिए युक्त है बनाए रखने के लिए एक प्रकार की शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं, मतलब ऐसी एक पावर बनाए रखते हैं कि कोई गरीब है तो सर ना उठा सके। इन देशों के मजदूर वर्ग इस स्थिति में नहीं हो पाते हैं कि वे उनके पूंजीवादी शासन को लोकतांत्रिक साधनों से, चुनाव अथवा क्रांति साधनों से उखाड़ फेंके, मतलब ऐसी हालत में नहीं होती कि इन्हें ससुरे को उखाड़ फेंको, नहीं। लेकिन ये वर्ग समाजवादी व्यवस्था में मजदूरों को दी गई शक्तियों की शक्ति ग्रहण करते हैं और उनकी सेवाएं शर्तों में सुधार से इन्हीं शक्ति मिलती है, जिसमें बुजुर्गों ताकतों को शोषणात्मक शक्ति से परिसीमित होता है, ठीक है। विश्व में समाजवादी राज्यों का जन्म और उनकी पूंजीवाद के विरोध की नीतियां क्या रही हैं। समाजवादी राज्य शक्तिशाली बनते हैं, समाजवादी जो राज्य है वो शक्तिशाली बनते हैं। मजदूर इन देशों में शोषण को समाप्त करते हैं, मतलब जो मजदूर वर्ग हैं शोषणता को यहाँ समाप्त कर देंगे। उन्हें बुजुर्गों के हाथों में शोषण से छुटकारा मिल जाएगा, यानी पूंजीपतियों जो बुजुर्ग वर्ग हैं वो उनको छुटकारा मिल जाएगा उनसे, ठीक है, वो शोषित नहीं होंगे अब। लेकिन पूंजीवादी तथा तीसरी दुनिया के देशों में मजदूरों का शोषण आधुनिक समय में भी जारी है, ठीक है ना। इसलिए मार्क्सवादी ये घोषणा करते हैं कि अब शोषण को उखाड़ फेंकना चाहिए, ठीक है, उखाड़ के फेंक दो ससुरों को, ठीक। पूंजीवादी राज्यों का तीसरी दुनिया के देशों पर नव विस्तारवाद नियंत्रण है, यानी कि वर्तमान में जो पूंजीवादी बुजुर्गों राज्य है तीसरी दुनिया के देशों के लोगों पर नव उपनिवेशवाद द्वारा नियंत्रण कर रहा है, यानी समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शोषण वर्ग ही इस घटक है। दूसरे वर्ग में मजदूर वर्ग हैं, लेकिन केवल औद्योगिक मजदूरी ही नहीं अपितु अन्य सभी मजदूरी भी जो शोषण का अंत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मजदूरों के शक्तियाँ और बुद्धि पूंजीवादी देशों का शोषण को रोकते। और निष्कर्ष आप लिख सकते हो इस, ठीक है, इस प्रकार मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक और पूंजीवादी बुजुर्गवाद देशों और दूसरी ओर समाजवादी और तीसरी दुनिया के समाजवाद समर्थक देशों के बीच संबंधों का विश्लेषण करना चाहती है। ऐतिहासिक भौतिक वर्ग संघर्ष का शोषण के विरुद्ध मजदूरों का एकीकरण करना चाहती है। धारणों के आधार पर यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से समर्थन करना चाहती है, ठीक है ना। यानी मजदूरों को इंसाफ दिलाना चाहती है, उनकी मजदूरी दिलाना चाहती है, उनको जीवन अच्छा व्यतीत करे वो अधिकार दिलाना चाहती है। पूंजीवाद को उखाड़ के फेंक देना चाहती है, ठीक है ना। मजदूर का समाजवाद की स्थापना करना चाहती है, जिसमें ऐसा हो कि वो किसी चीज़ का शोषित ना हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आपके साथ।